सरकार को भी एक मैसेज देना चाहते हैं। दादा, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। जोहार, आप सभी का स्वागत है आवाज़ हिंदुस्तान चैनल में। आज हम रांची में जो छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, अपनी नौकरियों में जो धांधली हो रही है, नौकरियां जो उनकी बेची जा रही है, उनकी नौकरियां जो छीनी जा रही है, उसके उपलक्ष्य में हम आज उपस्थित हैं जयपाल सिंह मुंडा, यानी रांची का जो प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा है, वहाँ पे छात्रों का यह हुजूम उमड़ पड़ा है। यहीं पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर आकर यहाँ हम छात्रों के बीच जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से प्रताड़ित हैं, अपनी नौकरियों को किस तरह से अपने बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। ये इतनी मौसम की जो विकट परिस्थितियां हैं, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से चारों तरफ जलमग्न हुआ पड़ा है, चारों तरफ जलमग्न हुआ पड़ा है। इतने होते हुए भी छात्र जो है आज डटे हुए हैं, आज टिके हुए हैं और पूरी की पूरी जो मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, चाहे वो बालिकाएं हैं, चाहे वो बालक हैं, चाहे वो माता पिता हो, सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वे अपनी बातों को रख रहे हैं। हम उनसे जाएंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वह आखिर ऐसा क्या है जो उनको इतना मजबूर होना पड़ रहा है। इतनी जो विपरीत परिस्थितियां हैं, मौसम की इतना विपरीत परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद ये डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। ये अपने हाथों में पोस्टर वगैरह लेकर के आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ क्या अन्याय हुआ है। हम इनसे जानेंगे और इनसे बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों का नाम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम आयुष राज हुआ। आयुष राज, आप कहाँ से हैं सर? मैं रांची का ही हूँ। रांची का ही हैं। आप क्या तैयारी करते हैं? मैं जेपीएससी यूपीएससी कर रहा हूँ। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि जो अनफेयर मीन से जो सीट बिक रहा है वो उसे बंद होना चाहिए और पूरा एकदम रिफॉर्म्स होना चाहिए जेपीएससी और जेएसएससी में। आपको कैसे पता चला कि सीट बिक रही है और आपको रिफॉर्म की जरूरत है इसको? ये जब अभय तिवारी का जो केस वायरल हुआ, उसके बाद से पहले तो हमें शक था, वो जो शक है एकदम यकीन में बदल गया कि ये सीट जो धांधली हो रही है ये ऊपर से नीचे तक हो रही है। कहीं पर भी एक डॉट भी नहीं है जहां पर कुछ करप्शन ना हो रहा हो। धन्यवाद। आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे सर, आपका नाम बताइए जरा। गौरव नाम है मेरा। गौरव नाम है। आप कहाँ से हैं सर? रांची से ही है। रांची से ही हैं। आपकी क्या मांगे हैं और आप यहाँ इतने मौसम में इतनी विपरीत परिस्थितियाँ होते हुए भी आप यहाँ अडिग हैं, इसका क्या कारण है? हम चाहते हैं कि झारखंड में जितने भी सरकारी का एग्जाम होता है, सरकारी प्रिपरेशन का, वो सब पारदर्शी रूप से कराया जाए, एकदम निष्पक्ष, कोई तरह का धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो। यहाँ तो शायद सीट बिक भी रही है। अभी एक भैया सीआईडी के ये लाए थे, इनके पास पूरा ये भी है सबूत। पहला सीआईडी का आया था, इन्विटेशन का सब है इसमें, पूरा प्रॉपर कोर्ट के बाद इसमें सारा सबूत है। क्या हाथों में भारत का संविधान लेकर के और दिल में जिज्ञासा लेकर के कि शायद इनके साथ न्याय हो, सरकार इनकी बातों को सुने। यह छात्र पिछले 12-13 दिनों से डटे हुए हैं और ये दर्द निरोधक तेल वगैरह भी लगाए जा रहे हैं ताकि इनके शरीर को इनको थोड़ा आराम मिले। तो थोड़ा सा इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही में जो संविधान के जनक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का इन्होंने चित्र को भी अपने बगल में रखा है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यह क्या मांग है इनकी और यह किस तरह से अपने आप को इस दशा में रखकर भी अपनी मांगों को रख पा रहे हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए मैम। हबीबा। आप कहाँ से आई हैं? बोकारो से। बोकारो से आई हैं। तो आप इस अवस्था में कैसे आई? इस अवस्था में आना पड़ा हमें क्योंकि हम लोगों ने संविधान मार्च निकाला, कैंडल मार्च निकाला, मशाल जुलूस निकाला और हम लोगों ने सोचा कि इन सब जरिए से सरकार तक अपनी बातों तक पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं ये हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से किया जा रहा है तो वो हमारी बातों को सुनेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को अनसुनी कर दी, वो नहीं सुने। देन हमारे पास आखिरी विकल्प यही बचा था कि हम हंगर स्ट्राइक करें। तो मुझे इस अवस्था में आना पड़ा इसी वजह से। और भी मेरे भाई बंधु हैं, बहन हैं, वो लोग भी हंगर स्ट्राइक पे हैं। आज हमारा चौथा दिन है। मांग क्या आपकी? सरकार से क्या मांग? सरकार से सबसे पहली मांग हमारी यही है, जैसे से सीजल रद्द होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, टीडीपीएल एजेंसी के थ्रू जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं वो सारे एग्जाम्स रद्द होने चाहिए। अभय तिवारी उर्फ मनोज कुमार जिन एग्जाम में उनकी संलिप्तता पाई जाती है उस एग्ज़ाम को रद्द किया जाना चाहिए। उसके बाद 14th जेपीएससी रद्द होनी चाहिए। 2023-2025 की बैकलॉग भर्तियाँ रद्द होनी चाहिए। भरोसा है सरकार में? भरोसा है जी। देखिए, उम्मीद है क्योंकि इसी उम्मीद के साथ हमने सरकार को चुना था
और कहीं ना कहीं उम्मीद है तभी हम लोग यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं। बिना उम्मीद के यहाँ पे आना फिजूल होगा। तो उम्मीद है हमें सरकार से, क्योंकि ये वह सरकार है, हमारी सरकार है। लेकिन फिर भी इन्होंने जो कारनामे किए हैं वो किसी भी हद तक सराहनीय नहीं है। हम चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को सुने, और अगर वो हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगी, लेकिन यहाँ से जाऊंगी नहीं बिना अपने जो हमारे अधिकारों का हनन हुआ है उन अधिकारों को लिए बिना नहीं जाऊंगी। आप भूख हड़ताल पे हैं क्या? जी बिल्कुल। कितने दिन हो गए मैम? आज चौथा दिन है। चौथा दिन है। 4 दिनों से आप ऐसे ही पड़े हुए हैं बेड पे। जी। आप कौन कौन सी परीक्षाओं में संलिप्त हुई थी, मतलब शामिल हुई थी मैम? JSSC की भी दी हूँ लगातार, फिर JPSC भी, सारे एग्जाम्स दी हूँ। तो सरकार यह जो सीट बेच रही है, जैसा आप लोगों का दावा है कि सरकार यह सीट बेच रही है, तो आप लोग क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? तो पहले ही रेट तय कर दो कि इस पोस्ट के लिए इतना लगेगा, इस पोस्ट के लिए इतना लगेगा, देन हम लोग को तैयारी करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पैसे से ही सारा काम होगा। यही चीज़ सच्चाई हो जाएगी तो फिर लगेगा कि नहीं कि ये गलत तरीका है। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका, आपके बात करने के लिए, अपने बहुमूल्य समय देने के लिए। एक और छात्रा है जो यहाँ पे काफ़ी समय से लेटी हुई है और इनकी भी वही अवस्था है और इस तरह से मालिश और मसाज चल रहा है इनका। क्या नाम है आपका? सविता कुमारी। कहाँ से आई है आप? रांची से ही हूँ। रांची से ही है। भूख हड़ताल भी है? भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कितने दिन हो गया? आज चौथा दिन है। चौथा दिन है। क्या मांग है सरकार से? हमारी तो यही मांग है, JSSC और JPSC में रिफॉर्म, और JSSC और JPSC में जिस तरह से सीटों को बेचा जा रहा है खुलेआम, तो हम लोग CBI की मांग कर रहे हैं, CBI और ED की जांच की मांग कर रहे हैं। और JSSC CGL का रद्द और 14 JPSC और 2023 और 2025 बैकलॉग को रद्द करना चाहते हैं। और TDPL कंपनी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिया गया है उस सभी एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, और अभय तिवारी जो द्वारा जिन जिन एग्ज़ामों में संलिप्त पाया गया है उन सभी एग्ज़ामों को रद्द किया जाए। सरकार पे भरोसा है? हाँ, सरकार तो अपनी सरकार है, सरकार पे भरोसा क्यों नहीं होगी? वो हमारी मांगों को मानेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यह स्थिति है इन छात्रों का, और इन परिस्थितियों में भी यह अपनी मांगों को जायज़ तरीके से रखे हुए हैं, बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी मांग को रखे हुए हैं। और ये अपनी मांगों को इस तरह से होते हुए भी, हंगर स्ट्राइक में होते हुए भी अपनी मांगों को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़े हुए हैं। इनकी जो मांगे हैं वो अभी तक ये डटे हुए हैं उस मांग पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इनकी बातों को सुनेगी और इनको न्याय देगी। कैमरामैन सागर महतो के साथ मैं पवित्र कुमार, धन्यवाद। बाकी लोग भी यहाँ कलाकार लोग आए हुए हैं झारखंड के अलग अलग कोनों से इन छात्रों के बीच में हौसला अफजाई करने के लिए और इनकी बातों को सरकार तक मनोरंजन के माध्यम से पहुंचाने के लिए हम इनसे थोड़ा निवेदन करेंगे कि शायद इनसे हमारी कोई बातचीत हो पाए। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा थोड़ा सा आगे से, उधर से उस साइड से आ जाए सामने की ओर से, ताकि इनसे हमारी बातचीत हो पाए। दादा आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? गुमला। थोड़ा सा रोक सकते हैं क्या 2 मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए रोक सकते हैं? बोलिए। गुमला से हाँ, ये कहाँ से आए दादा? गुमला से। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम समत राम है। आपको ये माध्यम क्यों उचित लग रहा है कि छात्रों की मांग को सरकार तक पहुँचाया जा सकता है? क्या चीज़? ये जो तरीका है आप लोगों का, ये मेरा राज्य तक पहुँचाने का हम लोग प्रयास किया है, बस यही है। मुद्दा पता है आपका? मुद्दा क्या है? ये जो चल रहा है यहाँ पे, ये मुद्दा पता है आपको? नहीं, मुद्दा है। इसलिए मुद्दा है, ये बच्चे स्टूडेंट लोग हैं, स्टूडेंट लोग का मनोबल को बढ़ाने के लिए, और ये जो मेरा झारखंडी जो कल्चर है वो कल्चर को मैंने और राज्य तक फैलाने का प्रयास कर रहा है। जो मेरा ये कल्चर क्षिप्त होने जा रहा है, लुक रहा है, उसको हम लोग उभारने चाह रहे हैं, ताकि ये नगाड़ा, ये मांदर, ये ढोल,
बांसुरी ये सब लुप्त हो रहा है, इसीलिए हम लोग जगाने चाह रहे हैं। यह माध्यम आपका है छात्रों की आवाज को पहुंचाने का। बस आपको लग रहा है कि सरकार इस माध्यम को स्वीकार करेगी? क्या जो माध्यम आपका है, इस माध्यम को सरकार मतलब एक्सेप्ट करेगी, वो मानेगी, आपको ऐसा विश्वास है? वो तो समझ रही है सारे बात को, तो फिर एक्सेप्ट करने का उसमें बातें नहीं है, सारे बात को तो समझ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ रहना खाना ये पैसे वगैरह कहाँ से आ रहे हैं? तो पैसे दे रहा है आपको? जो हम लोग को लाए हैं, जो बुलाए हैं, वो उनके महत्व से हम चल रहे हैं। रहना खाना आपका यही हो रहा है या कहीं चले जाते हैं? हम लोग यही होता है, यही होता है। मतलब इस तरह से ही आप छात्रों के बीच में आप रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, यही रह रहे हैं, हाँ, अपनी मांगों को पहुंचा रहे हैं, बस यही रहता। तो ये गुमला से आए हुए हैं। हाँ, सो मैं इंडिया में था नहीं, फिर आया दिल्ली से मेरा PhD हो रहा है। इसके एग्जाम के लिए बार बार मैंने टिकट करा, कितना बार एग्जाम्स का। कौन सी एग्जाम? JPSC का, जेट का। आप देखिए मार्च में ही इन्होंने 2-3 डेट्स बता दिया JPSC एंड जेट का, वो नहीं हुआ। फिर अप्रैल 2nd वीक कर दिया, वो भी नहीं हुआ। फिर 19th करा, फिर ऐसा करके जेट का भी 26 कर दिया। अब जब एग्ज़ाम करता है, एक तो मैं इंडिया इतने टाइम बाद आया और फिर ये एग्ज़ाम्स का ये पता चलता है। फिर जेट के एग्ज़ाम के लिए गया जमशेदपुर, और जमशेदपुर में भी इन लोगों का जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो भी इतना अनप्रोफेशनल, जहाँ उनको स्टैंप मारना था वो वहाँ ना मार के मेरे सिग्नेचर, कैंडिडेट के सिग्नेचर वाले पोर्शन पे मार दिए। तो आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट अनप्रोफेशनल एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया अगर होता भी है तो इतना अनप्रोफेशनल तरीके से। तो ऐसा बाकी स्टेट्स में तो नहीं होता है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स दूसरे स्टेट से, इनका अगर हर साल नहीं तो हर दूसरे साल होता है, अल्टरनेटिव ईयर्स में हो जाता है। यहाँ पे सालों से होता ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे प्रोफेसर्स भी कहते हैं कि तुम झारखंड के लिए दिमाग मत लगाओ, क्योंकि क्या फ़ायदा, हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। सो अच्छा, सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपकी मांग क्या है सरकार से? सरकार यही कि आप एक सही समय पे एग्जाम कराएं एंड रेगुलर कराएं। ये 10-10 साल क्या होता है, 5 साल 10 साल में हो रहा है एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स। जेट की भी बात कर रहा हूँ अभी। अच्छा, जो हो भी रहे हैं, चलिए 10 साल में हो रहे हैं, हाँ। जेट हो रहे हैं, जेटेट होने वाले हैं। अभी 10 साल 2016 में लास्ट टाइम हुआ था, अभी 2026 में डेट सिर्फ फॉर्म ही भरने में निकल जा रहा है, करेक्शन भरने। लेकिन वो तो एक समय की मांग है। दूसरी मांग अगर हो भी रही है तो निष्पक्षता नहीं आ पा रही है, तो सरकार से उसके लिए आप क्या मांग है? उसके लिए कि आप रेगुलर फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्स कराएं। JPSC से अगर हो नहीं पा रहा है तो आप JPSC का चेयरमैन आप दूसरे स्टेट्स को एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं। इनफैक्ट मुझे पता नहीं था बिहार में इतने अच्छे तरीके से होता है, वैकेंसीज आती है इतनी, वो भी एग्जाम्स अच्छे से होता है। प्लस ये है कि आप जो डेट्स देते हैं उस पर एग्जाम्स कराओ। ये जो अनियमितता है, वो जो बच्चे बोल रहे हैं कि पैसे लेकर के पेपर बेच दिया जा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये मैंने बहुत सुना है कि ऐसा होता है, मुझे तो इसका डिटेल्स नहीं पता, लेकिन ये होता तो है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स से सुना है कि पैसा लेके। ऐसा आपको भी ऑफर आया कभी? नहीं, मैं तो पैसे दीजिए और नौकरी पाइए, ऐसा मैंने पेपर नहीं सुना, बट मैंने लोगों से सुना है कि ऐसा होता है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। जो हम लोग इतना मेहनत करें उसका क्या फ़ायदा। और इन लोग सबसे मेरा तो मेन यही मांग है कि आप एक रेगुलर इंटरवल पे एग्जाम्स कराएं। आप खुद नहीं करा सकते हैं तो आप दूसरों को पनिशमेंट देते हैं, खुद को भी दे दीजिए। वही है कि आप अपने एजेंसीज को पनिशमेंट दीजिए, नहीं हो पा रहा है कैसे। हाँ, सबसे मेन बात आपको पता है, इंडिया झारखंड में 40% ऑफ इंडियाज मिनरल यहीं पे पाया जाता है। तो सरकार बोलती है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस तरीके के एग्जाम करने के लिए। ये कैसे है? आप यहाँ के रिसोर्सेज को सिर्फ बेचे जा रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कहाँ यूज़ कर रहे हैं। सो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए एजुकेशन के लिए। अब जहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट भी होते हैं, आप उसका कभी हाल जाके देखिए किस तरीके से एग्जाम्स होते हैं। जो करवाते हैं उनको भी नहीं करवाने आता है। वही UPSC के एग्जाम्स होते हैं, वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से होते हैं। सो ऐसा इतना डिस्पैरिटी कहाँ से आ रहा है? तो ये सरकार को सोचने की बात है, उनके एजेंसीज को भी। तो इस तरह के भी छात्र हैं जो बाहर से विदेश से पढ़ करके यहाँ आए हैं और इस तंत्र का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, यहाँ के लोगों को न्याय देना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं इनके अंदर भी वो वेदना है, चूंकि ये झारखंड के ही बच्चे हैं, ये झारखंड के बच्चे हैं, ये बाहर पढ़ के कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था को सुधारेंगे और इस तंत्र को, इस तंत्र जो प्रणाली है इसको सुधारेंगे। तो ऐसे छात्र इनकी मांगे हैं कि JPSC और जेट वाले जैसे एग्जाम है वो बहुत अंतराल में ना हो,
थोड़े जल्दी हो जैसे बाकी अदर राज्यों में होता है, ताकि सभी बच्चे, ताकि उम्र भी एक सीमा होती है। 10 साल में आप एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र सीमा निकल जाती है, तो उम्र सीमा के दायरे में रहते हुए आप उन एग्जाम को कंडक्ट करवाएं। आपसे बस छात्रों का यही संदेश है, हमारा भी यही संदेश है आपसे कि छात्रों को जो आप एक पारदर्शी प्रणाली को अपनाएं और उस पारदर्शी प्रणाली के द्वारा छात्रों को समुचित न्याय दें। क्या नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अनस रज़ा है। मोहम्मद अनस, यस। कहाँ से हैं आप अनस जी? जी मैं इस रांची में रहता हूँ। रांची में रहते हैं, तो ये कैसे, मतलब ये कैसे आपको, आप ये तो नौकरियों की बात बड़े भैया लोग की है, आप कैसे यहाँ सम्मिलित हो गए? आई एम हेयर टू सपोर्ट दीदीज एंड भैयास। हाँ, Yes. यू हेल्प सपोर्ट? आई एम हेयर टू सपोर्ट दीदीज एंड भैयास। अच्छा, यू हेयर टू सपोर्ट दीदी एंड भैया। यस ओके, यस। तो किस तरह से आप सपोर्ट कर पा रहे हैं उनको? जी देखिए, मैं जैसे मैं कल भी आया था, मैं उनके लिए बहुत सारे फूड आइटम्स लाया था। हाँ। तो मैं उसे डोनेट किया। तो आज मैं सोचा कि आज अच्छे से जाके पूरे अच्छे से सपोर्ट करते, दिल से सपोर्ट करते। क्यों आप ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्या आपका मकसद क्या है इसके पीछे? देखिए, हमारी जो ड्रीम्स है उसे तो एक ना एक दिन पूरा होना ही है। तो हम बस उसी जो यहाँ पर जब भी प्रोटेस्ट चल रहा है JPSC JSSC का, उसमें जो प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें जो दीदी भैया के प्रॉब्लम्स हैं, बस मैं उसमें सपोर्ट करने आया हूँ। सपोर्ट करने आया है। क्या इनका समस्या पता है दीदी भैया लोग का? हाँ। क्या पता है? JPSC और JSSC को जो पेपर लीक्स होते हैं, हाँ। उसमें मैं इनकी जो प्रॉब्लम्स है, तो मैं वही देख रहा हूँ कि जैसे हम आजकल सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है, तो इंस्टा यूट्यूब इन सब में न्यूज़ चलते रहती है। तो जैसे मैं नॉर्मल स्क्रॉल कर रहा था, तो उस वक्त मैंने देखा कि तो यहाँ पर तो हमारे रांची में, मेरे अपने शहर में प्रोटेस्ट चल रहा है और वो दीदी भैयास कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर जंतर मंतर में मैं नहीं जा पाया, तो क्यों ना इसी प्रोटेस्ट में जा सकते हो मैं। तो फिर मैं आया हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सपोर्ट करने आया हूँ दीदी भैया को। तो मैंने सोचा कि चलिए आज सपोर्ट। क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि सपोर्ट करने के चक्कर में आपकी पढ़ाई बाधित हो पा रही है? नहीं, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। पढ़ाई अच्छी चल रही है जी। एकदम, आप पढ़ाई जारी रखिए। और ऐसे हौसले, जब इस तरह की बातें ऐसे प्रदर्शनरत छात्रों तक पहुंचती है, तो उनका बल मिलता है। ऐसे छात्र 8वीं क्लास में पढ़ने वाले अनस ये कह रहे हैं कि कल ये फूड आइटम्स भी लेकर आए थे छात्रों को सपोर्ट करने के लिए, और आज देखिए ये हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं। तो ऐसे छात्रों में जो जिज्ञासा है, ऐसी जो भावना है कि किस तरह से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और उस अन्याय को ख़त्म किया जाए, तो मैं सरकार से भी और ऊपर बैठे अधिकारियों या ऐसे तमाम तंत्र से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप इनकी मांगों को समझने की कोशिश कीजिए। यह जन भावना, ये हृदय से निकला हुआ, ये खरीदे नहीं जाते, ये कहीं बेची नहीं जा सकती। यह सिर्फ और सिर्फ अंतरात्मा से निकली हुई आवाज़ है। ऐसे बच्चे, ऐसे माता पिता को सैल्यूट है जो अपने बच्चों को इस तरह का शिक्षा अभी से ही दे रहे हैं, ताकि आने वाले पीढ़ियों के साथ, आने वाले बच्चों के साथ कभी भी कोई अन्याय ना हो। वह उस अन्याय के खिलाफ सड़क पे उतरे और अपनी मांगों को, जायज मांगों को पूरा करने का पूर्ण रूप से कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा सबसे पहले। मेरा नाम शुभम प्रजापति है, और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये जो जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसके कारण हो रहा है, संतोष कुमार मस्ताना जो जेल गए थे, जिन्हें सारे सबूत छुपाया गया था, मैं आज आपके सामने तथ्य निकाल के ले आया हूँ। ये केस डायरी निकालने में मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो शुरू में CID गठित हुई थी JSSC CGL के छानबीन के दौरान, उन्होंने ये केस डायरी बनाया था। केस डायरी 1 है ये, आप देख सकते हैं। लेकिन जब सरकार को पता चला कि CID अच्छे से काम कर रही है, तो उन्होंने सारे CID को चेंज करके दूसरे CID को गठित किया, और जिन्होंने 120 प्रश्न जो मिले थे 138 में, 135 में, उनको फ्यू गेस करा दिया कि ऐसा कोई पेपर लीक के सबूत नहीं थे। मैं पूरा थोड़ा सा रुकना चाहूंगा आपको। आप जो कह रहे हैं कि 130, यहाँ पे देखिए 28 कैंडिडेट को लेके गया था, जिसमें कि ये तो 10 कैंडिडेट पास किए थे, बाकी 18 क्या हुआ था, 18 का पेपर 1 फेल हो गया था। ये सारे रिपोर्ट है, कबूलनामा है। जो वीरगंज में छात्र गए थे 120 छात्र, उन लोग का कबूलनामा है। उन लोग के बीच 120 छात्र एक कमरे में थे, 120 छात्र दूसरे कमरे में थे, दोनों के बीच विवाद हो गया। एक छात्र का कहना था 120 छात्रों में कि हम लोग को 135 क्वेश्चन रटाए गए, लेकिन दूसरे कमरे में जो वीरगंज में बैठे हुए, नेपाल के वीरगंज में, उन लोग को कम से कम 150 क्वेश्चन रटाए गए। तो दोनों के बीच मतभेद हुआ था। ये सारा चीज CID के रिपोर्ट में इसमें दिया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए 130 से 135 प्रश्न पढ़ाए गए। ये CID का रिपोर्ट है, ये कोई अलग रिपोर्ट नहीं है। आपको लोग अगर देखना चाहें, हम चाहते हैं कि अगर
आप लोग देखना चाहे सरकार से बोले केस डायरी 1 निकालने, केस डायरी 1 के कारण नहीं निकालने के कारण संतोष मस्ताना को जेल भेज दिया गया, क्योंकि वे विसल ब्लोअर थे। उन्होंने पहले ये दिया था कि ये तथ्य सारा चीज दिया था, लेकिन सीआईडी ने उनको बोला कि आप आइए, मैं आपसे 8 घंटे का पूछताछ करूंगा। उसी पूछताछ के दौरान उन्होंने वहां खुलासा किया था कि सर मुझे डीएसपी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने बताया था सर मुझे जो भी पूछना है केस डायरी 1 से पूछिए। जब डीएसपी को पता चला तो उन्होंने एक फोन कॉल किया किसी ऊपर अधिकारी को और बोला कि सर ये जो संतोष कुमार मस्ताना है इसको केस डायरी 1 के बारे में कुछ पता है। तो पूरा सीआईडी महकमे में एकदम आग लग गई कि नहीं 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 इसको जल्दी से जेल भेजो, नहीं तो हम लोग का दिक्कत हो जाएगा। उसी कारण उस दिन जेएसएससी सीजीएल रद्द नहीं हुआ, नहीं तो आज हम लोग को प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसा तो मुझे जानने को मिला कि मस्ताना सर को ही जेल भेज दिया गया था क्योंकि उन्होंने सच उजागर किया था। जी, संतोष कुमार मस्ताना इतने ईमानदार व्यक्ति, एएसओ में पदस्थ थे, चाहते तो मस्त लाइफ जी सकते थे, 1 लाख सैलरी था, लेकिन नहीं, उनको देखा गया कि छात्रों का जो बच्चे हैं उन लोगों के साथ पिछले 10 सालों से शोषण हो रहा है। तो उन लोगों ने बोला नहीं, पीजीटी के दौरान से ही जितना भी है, अभय तिवारी का भी संलिप्त है, केस डायरी 1 में सब चीज लिखा हुआ है। हम एक बार चाहेंगे कि आप मीडिया के थ्रू ये दिखाना चाहे, सरकार से पूछे कि प्लीज केस डायरी 1 निकलवा दीजिए, सारा गेम ओवर हो जाएगा। अभी जैसे अंजुम जी अभी सुदीप्ता जी का इंटरव्यू लिया है, उन्होंने बोला है कि ऐसा तो कोई प्रूफ नहीं है कि 135 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन, देखिए प्रूफ है यहाँ पे। उसमें थोड़ा सा चेंज है। हाँ। सुदीप सोनू जी जो कल, आप थोड़ा नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम जीत कुमार हुआ। जीत कुमार, हाईकोर्ट का लड़ाई में। जी। अच्छा। तो मैं ये सुदीप आप उज्जवल जी हुए ना? नहीं, शुभम कुमार। आप? मेरा जीत कुमार नाम। जीत कुमार, शुभम एंड जीत। जी। तो मेरा यही कहना है, सुदीप सोनू जी कल क्या बोले कि अगर 135 में 120 आंसर बाहर है फिर तो पेपर लीक है। तो फिर जब सीआईडी रिपोर्ट भी वही कर रही है और मंत्री साहब भी वही कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम कहाँ है रद्द करने में? प्रॉब्लम इच्छा शक्ति। तो प्रॉब्लम तो है ना सर। स्वास्थ्य मंत्री को बयान देना पड़ रहा है, हर बार एक निजी चैनल को भी इंटरव्यू उन्होंने दिया कि यह पेपर लीक नहीं है, जबकि उनको पेपर से रिलेटेड कोई जानकारी है या नहीं है यह किसी को नहीं पता है। तो लेकिन मंत्री जी कल आकर के मीडिया के सामने बयान देते हैं, शायद मैं अगर गलत ना हूं तो शायद वो जेपीएससी फुल फॉर्म भी बता नहीं पाए थे। तो फिर तो वो मंत्री जी तो क्लीन चिट दे रहे हैं ये आयोग को। ये डीजीपी संध्या रानी मेहता का रिपोर्ट यहाँ स्पष्ट आप देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए, पकड़िए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कांड पूरक कांड दैनिक की संख्या 2। ये क्या सीआईडी का अंदरूनी रिपोर्ट है जिसमें 120 आंसर्स पकड़े गए। और प्रॉब्लम कहाँ हुआ पता है? ये बाहर क्यों हुआ, कुंदन कुमार बाहर क्यों आया? टोटल एक्चुअली 28 लोग वीरगंज गए, ठीक है, और कुछ लोग जो है ये क्या बोलते हैं नियामतपुर गए। नियामतपुर में 120 लोग वहाँ पे मातृ निवास होटल में बैठे हुए थे। जब सीआईडी वहाँ गई तो उनका सारा जीपीएस ट्रैक और उनका पूरा रजिस्टर मेंटेन था। तो आपको जांच करनी चाहिए थी ना उस पर। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ नहीं, नल एंड वॉइड। फिर 120 आंसर जब पता चला सरकार को तो आनंद फानन पूरी एसआईटी टीम बदल दी गई, बदल करके उसको 66 आंसर्स वो भी गेस प्रूफ करने की कोशिश की गई। तो ये जो छिपाने का प्रयास है तो ये इरफान सर को नहीं पता है। फाइनली अब क्या मांग चल रहा है सरकार से? एक सरकार जो है, सरकार चूंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद कैमरे के सामने आकर कहा कि सरकार की आंख भी है, कान भी है, मुंह भी है, सब कुछ है, यानी सरकार गूंगी नहीं है, बहरी नहीं है, वो सुनती है। तो सरकार को आप क्या सुनाना चाहते हैं? आपकी क्या मांग है सरकार से? मेरी मांग यही है सर कि टीडीपीएल एजेंसी ने जितना एग्जाम लिया है सबको रद्द करिए। उसके बाद अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी जिस भी एग्जाम को निकाला है वो सीधा सीधी रद्द करिए। और तीसरी मांग रिफॉर्म्स की है। रिफॉर्म्स में बहुत सारे पॉइंट्स हमने सजेस्ट किए, चूंकि ये जो खाई है, ये आंदोलनरत बच्चे आप अक्सर देखते हो कि झारखंड में रोड पे पाए जाते हैं, लाइब्रेरी में कम रोड पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मेरा निवेदन बस इतना ही है कि सर प्लीज़, आप मेरा नहीं सुन सकते, ये तो सुन सकते हैं। हम लोग तो बाकी कहेंगे ही। 1 किलोमीटर दूर है मुख्यमंत्री सर का आवास। अबुआ राज की परिकल्पना की गई थी बिरसा मुंडा के द्वारा, उसी का जो परिमार्जित वर्जन है वो क्या है? स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट गवर्नेंस में क्या होता है? सिंपल, आपका पहला मोरल, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और ट्रांसपेरेंसी। तो ये चारों पांचों चीज तो आपके पास नहीं है। बाहर दिल्ली में किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था? अकाउंटेबिलिटी। यहाँ तो 5 चीज है ना सर, ठीक है, स्मार्ट गवर्नेंस में आपका तो 5 मिसिंग है झारखंड में। तो ये आपको तय करना पड़ेगा, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी से काम नहीं चलेगा और ये बच्चे डटे रहेंगे। मांग इतनी है कि 10 साल की पीड़ा अब समाप्त होनी चाहिए। अलग अलग बहुत लड़ लिए, कुर्सी हिलेगा या तो पूरा आयोग हिलेगा, हम लोग तो नहीं हिलने वाले हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। और हम बाकी छात्रों का भी कष्ट जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में और वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं सर। आप जैसे मीडिया की वजह से ना हमारा वॉइस जो है वो सरकार तक हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम लोग तो आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में सर आप लोग भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बारिश में भीग कर, इधर उधर भूखे रहकर और भी तमाम तरह की परेशानियों का आप लोग भी सामना कर रहे हैं। सर तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप भी हमारे इस आंदोलन का हिस्सा हैं। यह जो है यह छात्र की लड़ाई नहीं है, यह आने वाले भविष्य की लड़ाई है और ये हम सबको मिलकर लड़ना है। सर आप मीडिया कर्मी, तमाम मीडिया कर्मी, भारत का संविधान और हमारे छात्रों का हुजूम, ये सारे हमारे हथियार हैं सर। ये लोकतांत्रिक हथियार हैं हमारी, जिस तक हम सरकार तक और पूरे देश तक ये पहुंचा रहे हैं। हेमंत दादा प्लीज अब बहुत हो गया। दादा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे छात्र आपसे प्यार करते हैं। आप दिसुम गुरु के बेटे हैं। हमें आप हमारी लड़ाई आपसे नहीं है दादा, न ही किसी पार्टियों से लड़ाई है हमारी लड़ाई सिर्फ व्यवस्थाओं के खिलाफ, व्यवस्था में जो खराबी है, जो हमारा सिस्टम है, हम उनको ठीक करना चाहते हैं। बस वो एक तरीके बात पारदर्शी हो जाए, हम सारे छात्र अपने अपने घर चले जाएंगे दादा। हमें यहाँ रहने का शौक नहीं है। यहाँ पर कितने लोग आते हैं सर, कोई घूमने आता है, कोई बच्चा आता है, यहाँ पर रुकने का हमें कोई शौक नहीं है सर। हमें भी पढ़ाई करने का शौक है, हमें भी अधिकारी बनने का शौक है। तो दादा जो पिछले गेट से लोग आते हैं ना, और हम छात्रों को जो अपना योग्यता साबित करने का मौका नहीं मिल पाता सर, तो प्लीज इन सब चीज बंद हो। और सरकार से एक ही आयोजन दादा, हम आपको एक दे रहे हैं, क्या कहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं दादा आपको साबित करने का। आपने तो हमें योग्यता साबित करने का दिया ही नहीं, लेकिन हम आप छात्र दे रहे हैं आपको कि आप ऐसा सिस्टम को चेंज करें कि ताकि भविष्य में आपको याद किया जाए, छात्र आपको याद करें, जैसे आपके दिसुम गुरु को याद करते हैं, आपके पिताजी को याद करते हैं। पढ़ाई करते करते, और पढ़ाई करने से कोई परेशान नहीं होता है सर, और मजा आता है जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है ना, और अपना किया गया चीज आप बोलते हैं मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो। अरे भाई हम साबित तो करने का मौका दो, जब हम साबित करेंगे तब ना करेंगे। और अब पिछले रास्ते से लोग आ जा रहे हैं, हमारा योग्यता ही सिद्ध नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करें। तो प्लीज एक बार आप रिफॉर्म करें, और जैसा मैं बता रहा हूँ रिफॉर्म में क्या करें। सबसे पहला रिफॉर्म तो आप ये करें कि जो जैसे बिहार में ईओयू है, आर्थिक इकाई है, उसी तरीके का झारखंड में भी एक चीज का गठन करे। दादा आपने बिहार का तो सारा एक्ट, सारा रूल, एवरीथिंग यहीं पर इंप्लीमेंट कर दिया, तो एक जम्मा वाला कहाँ हो जाओ दादा। एक जम्मा वाला तो कर रहे हैं इंप्लीमेंट, जितना वहां पर हो पारदर्शी यहाँ पर भी कर दे। जो सॉरी सर मैं अपने लैंग्वेज में थोड़ा बोल दिया झारखंड की वजह से। कोई नहीं, बिल्कुल यही भाषा समझती है सरकार। प्लीज दादा यहाँ के रिफॉर्म कर दादा, कर प्लीज, ताकि हम आरटीआई करे, ये तो पते न चलो का हो गलो। आरटीआई के जवाब दे कि हम लिखलियों का कैसे छात्र पढ़ेगा सर, बताएं आप। जाएंगे कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा हुआ, सारे छोड़ के आए किसी से, सर मैं बता रहा हूँ ना सर, यहाँ पे ऐसे ऐसे छात्र है ना, आप रात में कभी कवरेज करना, आप दिखा दूंगा सर। कितने लड़कों का तो पैसा भुला गया, कितने लड़कों का चप्पल इधर चला गया, मैं ये नहीं बोलूंगा कोई ले लिया कहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं सर यहाँ पे, फिर भी लोग डटे हुए हैं सर। पैसा किसी से उधार लेके आ रहा है, भाई पैसा दे दो यार, बहुत जरूरी बात है भाई। मेरे भाई लोग ने मुझे पैसा दिया सर, आज मेरे भाई लोग ने, मेरे दो भाइयों ने, मेरे दो मित्रों ने मेरे पास आज सेंड किया पैसा। उन्होंने क्या कहा पता है कि तुम आंदोलन में बहुत सक्रिय हो भाई, तुम वहां पे रहो, हमारा आवाज बनो। मेरा भाई का तो नहीं हो पाया, लेकिन तुम हमारा आवाज उठाओ यार। हमारा 11 लड़के जो मारे गए उनका आवाज उठाओ यार। सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सर एक चीज और बोलना चाहता हूँ सर, प्लीज आप इरिटेट तो नहीं हो रहे सर? नहीं। हाँ तो सर एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जो उत्पाद सिपाही में मारे गए छात्र हैं सर, उनका दर्द तो वो सरकार के सिस्टम की वजह से मारे गए। 11 छात्र टोटल मारे गए हैं ऑफिशियली, जबकि ये कहीं ज्यादा है, 18 या 19 हैं। आपको पता है 22 तारीख को, शायद 22 अगस्त को सरकार निकाली थी दौड़ के लिए, 10 सितंबर को फिर वो चेंज कर दी उसको। भाई 22 से 10 तारीख लग गया, जब मौत हो रहा है, सरकार क्या चाहती है सर कि लोग और मरते रहे। जब 22 तारीख को मौत हुआ ज्यादा, जब अगस्त में ही मौत हो गया बहुत ज्यादा, 1, 2, 3, 4, तो आपको चेंज करना चाहिए था। क्या व्यवस्थाओं में कमी है? आपने मरने क्यों दिया? क्या वो किसी और के बेटे हैं? क्या वो मतलब कीड़े मकोड़े हैं? अरे सर उन छात्रों के साथ आज तक न्याय नहीं मिला सर, आपको पता है? उन लोगों के साथ कभी मुआवजा नहीं दिया गया, और सारे लोग को ऐसे ही बदनाम किया गया, पता है कि लोग गोली खा के दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है। अरे भाई उसका पोस्टमार्टम करो, पीआर रिपोर्ट चेक करो। सर मैं उनसे डिमांड करता हूं छात्रों के लिए कि प्लीज उन लोगों को मुआवजा राशि, आप जो भी है 50 लाख से ऊपर मुआवजा राशि दी जाए, और वो परिवारों को एक नौकरी दिया जाए। और सारे छात्र ना सर, मैं बता रहा हूं दिल से, सारे छात्र गरीब घर के बच्चे थे, गरीब घर के बच्चे थे। कहीं न कहीं यह छात्रों के अंदर का आक्रोश ही है जो यह इनको अपनी पीड़ा को छुपा ही नहीं पा रहे हैं कि इस तरह के जो पीड़ा है उससे गुजरे हुए हैं। और छात्रों की मौत हो जाने के बाद भी सरकार सोई हुई है, आज तक न छात्रों के परिजनों को कोई मुआवजा मिल पाया है, न उनका कोई न्याय की रिपोर्ट आई है।